अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं और एक अहम मौजू लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये मौजू एक अरसे से दरअसल ड्यू था और ये इसलिए इस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई थी कि एक मौका तो ये आया कि हमने इस्लामोफोब्स और मुल्हिदों को चैलेंज किया कि हमने जो समझा है उसका तोड़ लेकर आए, लेकिन चंद महीने दिए गए और उसका तोड़ उधर से पेश नहीं हुआ। हालांकि अभी हमने उस मौजू के ऊपर तफसीली बात नहीं की थी, इशारे ही दिए थे। बहरहाल उधर से उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने फिर हमारा अपना कुछ हमारी सुस्ती और काहिली भी रही कि हम प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार नहीं कर पाए। तो फिर कुछ अहबाब के इसरार पर और उनकी याद दहानी पर हमने सोचा कि भाई अब इस मौजू पर बात करनी ज़रूरी है और ये मौजू है मीरास का। मुल्हिदों की तरफ से, इस्लामोफोब्स की तरफ से और जो लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं उन सब की तरफ से ये कॉमन एतराज़ किया जाता है कि कुरान में मैथमेटिकल एरर है और उस मैथमेटिकल एरर को साबित करने के लिए वो इस्लाम का जो कानून मीरास है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको सामने रखते हैं और उसकी बुनियाद पर दो तीन सिचुएशंस ऐसी निकाल कर लाते हैं कि जिसमें जब आप कैलकुलेट करें मीरास को तो वो टोटल से ज्यादा बन जाता है, यानी जितना तरका है उससे ज्यादा शेयर्स बन जाते हैं। और ये इन लोगों के जबान पर ये एतराज आ जाता है कि देखो कुरान का जो मैथ है वो तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर टोटल तो 100% आ नहीं रहा है। तो ये जो एतराज है ये मशहूर भी है और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इसका जवाब उलमा के पास नहीं है और वो गालिबन इसका जवाब देने से कासिर हैं। ऐसे मौके पर एक साहब जिनको मैं कह दूं कि बाज़ मर्तबा लोग ये, हालांकि ये मिसाल के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि तशबीह के तौर पर कह रहा हूं, बल्कि तशबीह भी ना कहें, बगैर किसी तशबीह और मिसाल के कह रहा हूं कि जब क्राइसिस हो तो क्राइसिस में अगर कोई शख्स अपॉर्चुनिटी तलाश करे तो फिर उसको उससे बढ़कर कोई अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं है। गामदी साहब ने ये दिखाने की कोशिश की, गामदी साहब और उनके जो दामाद हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक क्राइसिस पैदा हो गया है और उस क्राइसिस का हल हमारे पास है। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ना क्राइसिस हुआ है और ना हल उनके पास है। गामदी साहब का जो अप्रोच है उस पर हम बात करेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह तफसील से। आज हम बात करेंगे अपने इस अप्रोच पर कि हमारा क्या अप्रोच है और हम उसको कैसे डिफेंड करते हैं और कैसे हम ये साबित करते हैं कि कुरान में कोई एरर नहीं है, लेट अलोन अ मैथमेटिकल एरर। तो आज की ये गुफ्तगू है और मुझे बहरहाल इसका भी अंदाजा है कि बहुत से मुल्कों में हमारे जो नाजरीन हैं वो ऑलरेडी ईद मना रहे हैं। ये इस वक्त ईद का वक्त है। मैं अमेरिका में रहता हूं तो यहाँ पर एक ईद नहीं दो ईदें हो रही हैं और उसकी वजह भी आपसी इख्तिलाफ है कि भाई लोकल मून साइटिंग पे चलें कि ग्लोबल। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ग्लोबल साइटिंग पर चलती है और चूंकि सऊदी अरब में संडे को ईद है तो उन्होंने अमेरिका, यूरोप के बहुत से इलाकों के अंदर संडे को ईद रखी है और कुछ लोगों के नजदीक लोकल मून साइटिंग का एतबार होता है तो उनके नजदीक कल ईद है। हम चूंकि लोकल मून साइटिंग को सुन्नत के ज्यादा करीब समझते हैं तो इसलिए हम कल इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो एक तो ये भी वजह है, आप में से बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मसरूफ होगी ईद की नमाज में। और जो इंडिया पाकिस्तान में है, चूंकि वहां तो ईद मंडे को है और आज संडे नाइट है, तो बहरहाल अगले दिन ईद है तो ईद की तैयारियां, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद ये प्रेजेंटेशन जरूरी थी जो पिछले हफ्ते होनी थी और वो इस हफ्ते हो रही है और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह मौजूद रहेगी ही। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आप इस लिंक को जहां जहां शेयर कर सकते हैं करें
ताकि इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद फिर हम लिंक पब्लिक करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम इफ्तिखार साहब, और इस मौजू पर इंशाअल्लाह उनकी भी बात होगी और शुरू में मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा आसिम भाई से कि अगर वो जो प्रॉब्लम है यानी जो एतराज है उसको पेश कर दें, और उसके बाद एतराज को पेश करने के बाद जो इस्लाम ने, देख लेंगे कि हम उस हल को पहले पेश करें या उसको बाद में, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन हो जाए फिर आपकी प्रेजेंटेशन, और इस तरह कोशिश करेंगे कि विद इन हाफ एन आवर इस मसले को निपटा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है आसिम भाई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं मुफ्ती? यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो अगर आप प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। अच्छा ये रही, ठीक है, ये जी मैं जी हाँ। तो बुनियादी तौर पे ये बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको लिया है, गूगल से ही मैंने लिया है इस स्क्रीनशॉट को, फोटो को। आमतौर पे ये बहुत घूमता रहता है हर जगह, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी और रेडिट वगैरह पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और ये एग्जाम्पल के तौर पे लोग यूज करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ दलील रखने वाले। ज़ूम इन कर, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला को जो है वो कैलकुलेशन नहीं आता, या कुरान यानी कि लिखने वाले जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग जो इंसान थे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन लोगों को जो है कुछ नहीं आता था, और इस वजह से उसमें गलती हो गई, और उस ज़माने के इल्म के एतबार से जो है चीज़ें सेट करने की कोशिश की गई, इसलिए उसमें गलती हो गई, और मैथ तो बहुत एडवांस था नहीं, तो इस वजह से उसमें मैथमेटिकल एरर आ गए, और वो एक प्रूफ के तौर पे यूज करते हैं कि कुरान गलत है, और दूसरा ये कि वो मैन मेड है, और तीसरा ये कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है। तो इससे ये 3 चीजें वो साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके बेसिक आर्गुमेंट क्या है? उनके बेसिक आर्गुमेंट्स ये हैं कि देखो, कुरान के अंदर जो विरासत के तक़सीम का आया है तरीका, जो इनहेरिटेंस लॉ है एक तरीके से कुरान के अंदर, जो बतलाया गया है कि किसका कितने शेयर होने चाहिए, अलग-अलग सिचुएशंस में जो है अलग-अलग शेयर्स बनते हैं, कोई एक फिक्स्ड नहीं होता कि हमेशा जो है, कुछ मखसूस हैं जिनके फिक्स्ड हैं, बाकी बहुत सारे जो है वो फ्लोटिंग होते हैं, शेयर्स जो है वो रिश्तेदारी की वजह से, हालात की वजह से बदलते रहते हैं। तो एक सिचुएशंस एक ऐसी आती है जिसमें वो दिखाते हैं कि वाइफ के लिए कुरान जो है उस सिचुएशन में जो वर्ड यूज करता है, वो इसका वर्ड यूज करता है, सुदुस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो है जो 2 डॉटर्स के लिए जो है वो जो हिस्सा बनता है वो सुलुसान का बनता है। उसके बाद सॉरी, ये वाइफ के लिए ये नहीं है, ये जो है वो रुब का जो आधा होता है, सुमन, ये वो है, ये सुमन है, और फादर के लिए जो है वो सुदुस है, और मदर के लिए जो है वो सुदुस है। ये कुरान बयान करता है। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है, सुमन को 12.5 से, 2 डॉटर को 66.7 से 67 से। हालांकि अगर उतनी ही प्रिसाइजली अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात की जाए तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि 66.7 नहीं होता, 66.67 होता है। अगर इतनी प्रिसाइजली आपको परसेंटेज में बात करनी है फिर तो ये चार्ट ही गलत है। उसके बाद जो है वो 16.7 की बात करते हैं फादर के लिए, जो कि सुदुस को वो कन्वर्ट करते हैं। तो वो इन टोटल फिर लेकर आते हैं 112.5 कि देखो ये सारे जो परसेंटेज है उनको हमने जो है वो ऐड किया, एडिशन किया, जोड़ा तो 112 होते हैं। एक तो सबसे पहली बात 112 जो है वो हो नहीं सकता। उसके बाद दूसरी चीज के वो तो 100 ही होगा, तो अब उसको कैसे आपको, अब यहाँ पे हो गया कि मैथमेटिकल एरर है, ये परसेंटेज ज्यादा जा रहा है, तो अब आपने क्या किया कि डंडी मारी। कुरान के जो कुरान में कहा गया था कि सारे 12% देने हैं, तो आप सब 11.11% दे रहे हैं। कुरान में कहा गया कि 66.67% देने हैं, तो आप 5.59.3% दे रहे हैं।
कुरान में कहा गया कि 16.7% देना है, आप 14.8 दे रहे हैं। इसी तरह मदर के लिए भी, हालांकि कुरान में ये नहीं कहा गया कि 12.5% और 16.7%। अभी आप सिर्फ जो एतराज है ना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए जी। तो ये जो है ये इनका बुनियादी ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अब देखो तुम लोगों को कुरान के अंदर तब्दीली करनी पड़ रही है, कुरान के अंदर गलती है, ये एक ऐसा कलाम है जो कि ऑलमाइटी ऑल नोइंग का है और उसको ये पता ही नहीं कि कैसे शेयर्स को बांटना है। ये एक सिनारियो है। इस तरह से दूसरा सिनारियो जो है वो यहाँ है कि अगर हस्बैंड हो और 2 बहनें हों, एक वुमेन की जो है वो डेथ होती है और उसके उर्सा में जो है शौहर है उसका और 2 बहनें हैं, तो हस्बैंड को जो है वो 15% और 2 सिस्टर्स को जो है वो 66.7%, 116% होते हैं सम इन टोटल कुरान के अकॉर्डिंग। लेकिन अब तुम लोग क्या करते हो कि 50 को जो है वो 42.9 कर देते हो और 66.7 को जो है 57.1 कर देते हो और फिर इस तरीके से विरासत को बांटते हो। तो ये इंसानों को तो समझ में आ रहा है कि 100% क्या होता है और उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी, लेकिन वो खुदा जिसके बारे में तुम ऑल नोइंग का क्लेम करते हो उसको पता ही नहीं कि विरासत की तकसीम कैसे होगी, उसने गलती कर दी है कुरान में। तो गोया कि ये जो है वो ऑल नोइंग का कलाम नहीं है, वो जो है वो किसी इंसान का, और ऐसे इंसान का जिसको नहीं पता, जिसको मैथ नहीं आता, ये उसका कलाम है। तो ये उनका पूरा बेसिक आर्गुमेंट होता है जी हाँ। अच्छा जी, तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है। अब मैं भी जरा सा प्रेजेंटेशन अपनी शेयर कर दूं, आप इसको जरा सा रिमूव कर दें अगर। अच्छा मैं कर देता हूं। ओके जी, तो ये आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इंशाअल्लाह। देखें तो जी ये है कुरान करीम की वो आयत के जिसकी बुनियाद पर सूरह निसा की आयत नंबर 4 कि जिसकी बुनियाद पर मीरास तकसीम होती है। आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। ये एक लंबी आयत है, आखिर में है इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। इस आयत की खास बात यह है कि शेयर्स एलोकेट करने के बाद अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि भाई शेयर्स एलोकेट हो गए, बल्कि साथ में वो अपने आप को अलीम और हकीम यानी ऑल नोइंग और ऑल वाइज भी कह रहा है। अब ये है कि इन शेयर्स में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑल नोइंग की तरफ से ये कैसे पॉसिबल है कि गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि गड़बड़ होना इस बात की दलील है कि जिसने ये एलोकेशन किया है उसके पास मुकम्मल मालूमात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला तो दावा कर रहा है कि उसके पास मुकम्मल मालूमात है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस एलोकेशन में कोई गड़बड़ हो। कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा भी देख लें, क्योंकि सभी लोग बल्कि अक्सरियत जो है वो अरबी से वाकिफ नहीं है। तो इसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह डायरेक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन, फॉर अ मेल देयर इज अ शेयर इक्वल टू दैट ऑफ 2 फीमेल्स। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के ताल्लुक से कि अगर एक लड़का है तो उसका जो हिस्सा है लड़कियों के मुकाबले में दुगना होगा। अब ये एक अलग टॉपिक है कि लड़कियों को लड़के के मुकाबले में कम क्यों मिलता है, ये एक अलग इशू है, ये आज का इशू नहीं है और इस पर हमने कितनी ही मर्तबा बात भी की है। अच्छा, उसके बाद आगे है कि बट इफ दे आर ओनली वुमेन मोर देन 2 देन दे गेट 2/3। अब यहां पर यह कि अगर वो सिर्फ औरतें हों, फीमेल हो, मेल कोई ना हो, तो उनको 2/3 मिलेगा। देखिए यहां पर जो लफ्ज है कुरान ने 2/3 सुलुसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, 66.66% का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, परसेंटेज नहीं है, शेयर है, और शेयर है 2/3 ऑफ व्हाट वन लीव्स बिहाइंड। इफ शी इज वन, अगर अकेली है वो औलाद में लड़की, शी गेट्स 1/2। तो अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि शी गेट्स 50%, अल्लाह कह रहा है शी गेट्स 1/2।
उसके बाद, और 1/2 शेयर है, 50% परसेंटेज है, तो ये जहन में रखें। उसके बाद एज फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर ईच ऑफ देम देयर इज 1/6। वालदेन में हर एक को 1/6 मिलेगा। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि 16.66% मिलेगा, बल्कि 1/6 का लफ्ज, सुदुस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अरबी में 1/6 को सुदुस कहते हैं। ऑफ व्हाट ही लीव्स in case he has a child, but if he has no child and his parents have inherited him, then his mother gets 1/3। अब यहां पर ये जो सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन है। इस पूरी आयत को मैंने जो 2/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/6 को हाईलाइट किया है। आयत का तर्जुमा या आयत को समझाना इस वक्त मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि इस पूरी आयत में कहीं भी परसेंटेज नहीं है, बल्कि शेयर्स हैं, शेयर एलोकेशन है, परसेंटेज का बयान नहीं है। 16.66, 13.33, 66.66 ये सब नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या शेयर और परसेंटेज में कोई फर्क होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। शेयर क्या चीज है और परसेंटेज क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। शेयर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ शेयर टिपिकली रिफर्स टू ए पोर्शन और ए पार्ट ऑफ ए होल एंटिटी। के शेयर एक मुकम्मल जो एंटिटी है, चीज है, उसके किसी एक हिस्से को बयान करने के लिए ये शेयर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे जो है वो असल बात आ रही है। इट कैन डिनोट ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर के लफ्ज जो है वो एक कंपनी या किसी भी मुश्तरका चीज में, कंपनी में जो ओनरशिप है उसको बयान करने के लिए आता है। पार्टिसिपेशन इन अ मार्केट और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक इंसान का जो कुव्वते मिल्क है, जो उसकी ओनरशिप है एक कंपनी में, उसको बयान करने के लिए शेयर का लफ्ज आता है। मसलन अगर किसी आदमी की कंपनी में ओनरशिप हाफ है, 1/2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आधी कंपनी का मालिक है। तो आधी कंपनी का मालिक होने का मतलब यह हुआ कि नफे में भी आधा नफा उसके पास होगा और नुकसान भी आधा होगा उसका। यह हो गया शेयर। परसेंटेज डेफिनेशन, अ परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन ऑफ 100%। परसेंटेज से आप क्या करते हैं कि 100% का जो फ्रैक्शन है उसको बयान करने के लिए परसेंटेज आता है। इट इंडिकेट्स ए प्रोपोर्शन और अ रेट पर 100, कि फीसद पर 100 मतलब फीसद, फीसद में से कितना एक आदमी को देना है, 10% देना है, 20% देना है, तो फीसद यानी पर 100 में से कितना मिलेगा, इसको बयान करने के लिए परसेंटेज आता है। अब दोनों के दरमियान फर्क क्या है? फर्क को बयान करने के लिए ये आपके सामने स्क्रीन पर स्लाइड आ गई है। 3 तरह के डिफरेंसेस हैं। नेचर, शेयर रिफर्स टू ए पार्ट और पोर्शन, whereas percentage is a specific way of expressing relative amounts। ये जो शेयर है वो एक हिस्से को बयान करने के लिए आता है, जबकि परसेंटेज जो तादाद है, उस जो एक खास तादाद है उसको बयान करने के लिए आएगा। उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा। यानी 66% का मतलब है 66, 100 का 66। अब वो 66% का मतलब 65% या 70% नहीं हो सकता, 66 ही होगा। एप्लीकेशन, दूसरा फर्क एप्लीकेशन में, शेयर कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये बहुत अहम फर्क है कि शेयर जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कैफियत से भी ताल्लुक रखता है और कमियत से भी। तादाद को बयान करने के लिए भी आता है और सिफत को बयान करने के लिए भी आता है। क्वांटिटेटिव के एग्जांपल है मार्केट शेयर, व्हाइल परसेंटेज इज स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, वो सिर्फ तादाद को, कमियत को बयान करने के लिए आता है। कॉन्टेक्स्ट, शेयर इज ब्रॉडर एंड कैन रेफर टू ओनरशिप, डिविजन और पार्टिसिपेशन, while percentage is strictly a numerical representation। तो अब शेयर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो ओनरशिप यानी मिल्कियत को बयान करने के लिए, या डिवीजन के लिए, या पार्टिसिपेशन के एक आदमी की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, इसको बयान करने के लिए आता है। जबकि परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ओनरशिप को बयान करने के लिए, डिवीजन को, पार्टिसिपेशन को नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको बयान करने के लिए
ये इस्तेमाल होता है, यानी परसेंटेज। जब ये आपने समझ लिया तो अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने जा रहा हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि शेयर, और ये जो मैंने बात कही कि शेयर का जो लफ्ज है और कुरान ने शेयर्स इस्तेमाल किए हैं, यानी 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है, तो ये किस चीज के लिए आया? ये दरअसल एक इंसान की जो कुव्वते मिल्क है, यानी उसकी जो ओनरशिप की स्ट्रेंथ है, उसको बयान करने के लिए आता है। अब इसको एक मिसाल से समझें। इमेजिन करें कि एक कंपनी है कि जिसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो $100 है, ₹100 है, वट एवर, और उसकी जो स्टॉक वैल्यू है वो 3% डाउन हो गई। तो जाहिर है कि अगर उसके टोटल शेयर्स की वैल्यू 100 थी तो 3% डाउन होने की वजह से अब वो $97 हो गई है, ₹97 हो गई, डॉलर्स हो गई, क्योंकि 3% का नुकसान हुआ। अब हुआ यह है कि इस कंपनी के 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर का जो शेयर था वो 1/2 था, दूसरे पार्टनर का जो शेयर था वो 1/3 था, और तीसरे पार्टनर का जो शेयर था वो 1/6 था। अगर कंपनी के शेयर्स 100% ही $100 ही रहते, टोटल वैल्यू शेयर की $100 ही रहती, और वो इस कंपनी के एसेट को लिक्विडेट करके आपस में तकसीम करना चाहते, तो किस तरीके से करते? ऑब्वियसली बात है कि जो पहला शेयर होल्डर है जिसका शेयर 1/2 है, उसको $50 आप दे देते, ₹50 दे देते। जिसका शेयर 1/3 है आप उसको $33.33 ये रुपए दे देते। और जो तीसरा बंदा है कि जिसका 1/6 शेयर है, आप उसको कितना देते? 16.67। लेकिन अब यहां हुआ यह कि कंपनी को नुकसान हुआ है, तो मिलने तो थे उनको 100 में से, लेकिन अब मिलेंगे 97 में से, क्योंकि 3% का नुकसान हो गया। तो अब आप कैसे तकसीम करेंगे? तो देखें इस तरीके से कि अज्यूम द ओरिजिनल टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स इज 100। आपने ये तस्वुर कर लिया कि ओरिजिनल वैल्यू कंपनी के शेयर की $100 थी। फर्स्ट शेयर होल्डर ओन्स हाफ ऑफ ऑल शेयर्स ओरिजिनली। जो पहला शेयर होल्डर है वो तमाम शेयर्स का हाफ का मालिक है। तो अब उसको शेयर्स ओन्ड, ये पूरा उसका कैलकुलेशन है, यानी 100 में से उसको $50 मिलने चाहिए थे अगर आप उसकी समझ लीजिए कि लिक्विडेट करें। आफ्टर द 3% लॉस, शेयर्स ओन्ड 0.97 टाइम्स 50 इक्वल 48.50, यानी अब आप उसको 50 नहीं देंगे बल्कि आप उसको $48.50 देंगे। अच्छा, अब ये जो आपने उसका यानी कम किया है, बजाय इसके कि 50 उसको मिलना था, अब उसको मिल रहा है 48.50। ये किस बुनियाद पर मिला? ये इस बुनियाद पर मिला कि भाई उसकी जो कुव्वते मिल्क थी, यानी उसकी जो पावर ऑफ ओनरशिप थी, वो थी 1/2, और 1/2 उस पावर ऑफ ओनरशिप को बयान करने के लिए आता है। अब इसको मजीद बेहतर अंदाज से जब समझेंगे जब आप अगले 2 शेयर होल्डर्स के बारे में जानेंगे। सेकंड शेयर होल्डर, उसका 1/3 उसकी 1/3 ओनरशिप थी, नुकसान उसका भी हुआ, लेकिन उसको कितना मिलेगा? उसको मिलना था 33.33, लेकिन अब मिलेगा उसको अप्रोक्सीमेटली 32.33। तो 33 के बजाय उसको मिलेगा 32.33। अच्छा, जो तीसरा बंदा था, तो देखें इसको तकरीबन $1 का नुकसान हुआ, पहले वाले को तकरीबन $1.5 का नुकसान हुआ। और जो तीसरा बंदा है, थर्ड शेयर होल्डर है, इसका क्या मसला है? इसको 1/6 इसकी ओनरशिप थी, इसको मिलना था 16.67, लेकिन चूंकि नुकसान हो गया 3% का, तो अब उसको मिलेगा 16.17। तो उसको पूरे $1 का भी नुकसान नहीं हुआ, चंद सेंट्स का नुकसान हुआ। तो अब ऐसा नहीं हुआ कि अगर $3 का नुकसान है तो आपने $3 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले, दूसरे और तीसरे शेयर होल्डर्स पे। ऐसे आपने ये नहीं किया कि भाई पहले शेयर होल्डर का भी $1 का नुकसान है, दूसरे का भी $1 का नुकसान है, तीसरे का भी $1 का नुकसान है, बहुत आसान मैथ है। नहीं, आपने पहले का नुकसान ज्यादा दिखलाया, दूसरे का नुकसान थोड़ा कम दिखलाया, और तीसरे का नुकसान सबसे कम दिखलाया। क्यों? इसलिए कि उनकी जो ओनरशिप है कंपनी में वो भी इसी एतबार से है ना। तो जिस एतबार से ओनरशिप होगी उसी एतबार से नुकसान भी होगा, उसी एतबार से प्रॉफिट भी होगा। तो ये है शेयर और परसेंटेज में का फर्क। तो शेयर्स और परसेंटेज के फर्क को समझने के बाद अब हम आते हैं
वापस आसिम भाई की तरफ। तो आसिम भाई, अब आप अपनी जो स्लाइड है उसको जरा सा शेयर करें और उसमें ये बताएं कि जो पहली एग्जाम्पल है और जो दूसरी एग्जाम्पल है, इन दोनों में इसको इस्लाम ने कैसे हल किया है, और उसके बाद क्या ये जो नुकसान हुआ है, यानी हर एक के शेयर को जो कम किया गया है, तो क्या इस कम करने से उसका शेयर बदल गया या शेयर अभी भी वही है? यानी अगर किसी का 1/2 है तो अभी भी 1/2 है कम होने के बाद। मसलन जिसको अगर $50 मिलने थे या 50% मिलने थे, उसको 50% के बजाय 42.5 मिल रहे हैं। तो क्या इसको अब हम हाफ नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, ये कहा जाएगा कि जी उसका शेयर कम हो गया, या इसकी कुछ और हकीकत है? तो जरा सा इसको बयान कीजिए। मैं आपकी ये प्रेजेंटेशन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी शुक्रिया जी। तो जी, इसमें मतलब जो समझने का है वो सबसे अहम बात यह है कि ज़बान काम कैसे करती है, क्योंकि कुरान जो है वो कहा जाता है लिंग्विस्टिकली जो है वो एक मिरेकल है। तो इसको हमें लिंग्विस्टिक पैराडाइम में ही पहले देखने की कोशिश करनी चाहिए कि लिंग्विस्टिक जो है वो कैसे काम करती है और उसके पेचीदगियाँ क्या है और उसकी खूबसूरती क्या है, दोनों चीज़ें। असल में हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं ना तो उनको लैंग्वेज की खूबसूरती का पता है, ना उनको लैंग्वेज की पेचीदगी का पता है। उनको सिरे से लैंग्वेज का ही नहीं पता है। मैं बार-बार ये कहता रहता हूँ कि अगर आप लैंग्वेज से दूर हो जाएँगे तो आप अपनी इंसानियत को मुकम्मल नहीं कर पाएँगे। एक इंसान के मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आती हो या लैंग्वेज की नेचर को वो समझता हो कि वो कैसे। आसिम भाई, ये तो बहुत दूर की बात है कि उन्हें लैंग्वेज की खूबसूरती का पता हो। They don't even know how to clean themselves. मसला तो ये है, हम उनसे डील कर रहे हैं। जी, तहारत नहीं करना चाहते। जी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिंग्विस्टिकली जो है 1-2 बातें अर्ज़ करूँगा, फिर उस पर आएँगे कि देखिए लैंग्वेज ना 2 तरह की होती है। एक हमारा इंसानी ज़बान है, जिसको हम ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। उसके अंदर जो लफ्ज़ होता है ना, कर लेना तो और वाज़ेह हो जाएगा। अभी जो स्मॉल, हाँ, ये जो टेक्स्ट है ये समझ में नहीं आ रहा है। जी ठीक है, दैट्स फाइन, ओके। तो जो इंसानी ज़बान होती है उसके अंदर मीनिंग के लेयर्स होते हैं। मतलब ये पूरा उसका जो है वो समझे कि एक तरीके से उसकी मीनिंग है जो कि कती भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे कती मीनिंग के तौर पे ही लिया है, जो कि एक डेफिनेट मीनिंग देता है एक वर्ड। मैंने जो है वो उस मीनिंग में नहीं लिया जब एक वर्ड जो है वो कतई दलाला नहीं होता है, जब डेफिनेट नहीं होता है। तो वो एक दूसरी बहस है, हमें इन डिटेल नहीं जाना लिंग्विस्टिक में। तो जान लें कि जब एक वर्ड एक कतई दलाला वर्ड भी होता है ना, तो उसके अलग-अलग लेयर्स होते हैं मीनिंग के। मिसाल के तौर पे समझिए कि जब एक वर्ड है लड़का, एक लफ्ज़ है लड़का और वो किसी सेंटेंस, किसी फ्रेज़ में नहीं आया है, तो वो अपने कतई दलाला होने में और एक मीनिंग रखने में एकदम 100% होता है। जैसे कि आप ये जो सबसे छोटी वाली जो लेयर देख रहे हैं, ये जो दायरा देख रहे हैं, वो ये होता है कि जब लफ्ज़ किसी जुमले या किसी फ्रेज़ में इस्तेमाल नहीं हो, उसके बाद हो सकता है कि वो लफ्ज़ एक फ्रेज़ में आ जाए तो उसके मीनिंग की डिग्री के अंदर ना थोड़े से चेंजेस पॉसिबल हैं, वो होते हैं। वो आप खुद अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं, जो उर्दू बोलते हैं वो उनको देख सकते हैं कि किसी लफ्ज़ का जो बर्ताव है वो कैसे होता है जब वो एक फ्रेज़ में आता है। तो इसी तरीके से जब वो एक सेंटेंस में आता है तो फिर उसके अंदर जो है उस लफ्ज़ के मीनिंग के अंदर दूसरे लेयर्स पैदा होते हैं। वो भी आप महसूस कर सकते हैं खुद से ही अपने आप में। फिर वो उस लेयर के अंदर फिर जो है ना कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिसाइड करती है। कॉन्टेक्स्ट अगर गर्मी का है तो एक लफ्ज़ जो है वो कुछ और मीनिंग देगा, अगर वो सर्दी का है तो वो वही लफ्ज़ कुछ और मीनिंग देगा। इलाके के एतबार से जो है वो बदल सकता है, ज़माने के एतबार से बदल सकता है। लड़की के लिए अगर वो है तो जेंडर के एतबार से भी जो है उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि आप महसूस कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे कहना सिर्फ ये है कि जो अल्फाज होते हैं एक इंसानी ज़बान में, वो बहुत मीनिंग रखते हैं और वो लेयर्स में होते हैं। वो मशीन की तरह या मैथ की तरह नहीं होते। मशीन का जो लैंग्वेज होता है, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग पता होगी, उनको पता होगा कि वहाँ एक ही होता है, बस वो एक तरफ से इनपुट जा रहा है, दूसरी तरफ से आउटपुट जा रहा है और वहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि मशीन बैठ के वो